नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम राजस्थान का करंट अफेयर्स पिछले कुछ दिन से पढ़ रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार जानकारी दे देता हूं कि राजस्थान के वो सभी एग्ज़ाम जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उनको आधार बनाते हुए या उनको टारगेट करते हुए हम ये क्लासेज पिछले कई दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके साथ साथ राजस्थान करंट अफेयर्स की एक और क्लास हमारी चल रही है, वो है सुजस सारांश नाम से, जो राजस्थान सरकार की पत्रिका आती है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सुजस। तो उसी को आधार बनाते हुए हम डेली करंट वहाँ पढ़ते हैं। ये क्लास जो है, इसमें हम शुरुआत कर चुके हैं कहाँ से? जनवरी से। और जनवरी से मार्च वाली जो हमारी कलाम समसामयिक नाम से बुकलेट आती है, वॉल्यूम 1 जिसका आ चुका है, आप लोगों के पास होगा, नहीं है अगर तो आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। तो उस बुकलेट में ये जो हम सारी क्लास पढ़ते हैं उसमें थ्योरेटिकल सब लिखा हुआ है, और यहाँ हम उसी के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास बुकलेट होगी तो आप पहले थोड़ा पढ़ के आओगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा राजस्थान करंट की एक और हमारी क्लास चल रही है जिसका नाम है सुजस सारांश। तो ये सुजस राजस्थान सरकार की पत्रिका है। दोनों को अगर आप एक साथ देखोगे तो आपको फायदा ये होगा कि यहाँ आपका जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जनवरी 2022 से, और इस क्लास में हम हर दिन का करंट पढ़ रहे हैं। आज जो डेट है एकदम लेटेस्ट वाली, आज ही जो न्यूज आई है उसी को हम शाम को किस क्लास में रख रहे हैं? सुजस सारांश में। और जनवरी से जो स्टार्ट करते हुए हम कर रहे हैं वो हमारी ये राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आपके दोनों पोर्शन करंट अफेयर्स के एक साथ होते जाएंगे, डे टू डे आप करते जाएं। तो ये लगभग 10-15 मिनट की क्लास होती है। साथ ही इसमें राजस्थान सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम सारे हर दिन आते रहते हैं। वही चीज़ें यहाँ भी आएंगी, आगे आप देखोगे भी। और जो लोग दोनों क्लास देख रहे हैं उनको ये समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ के प्रोग्राम, ये यहाँ की योजनाएं इधर भी कंटिन्यू आ ही रही हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? नई दिल्ली में संपन्न हुए राजस्थान उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके पास, राजस्थान पर्यटन विभाग, बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति, तीसरा रूडा, और चौथा उपयुक्त सभी। सोचिए आप इसका आंसर। राजस्थान पर्यटन विभाग, बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति, रूडा या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? डी, उपयुक्त सभी। कहने का मतलब राजस्थान पर्यटन विभाग प्लस बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति प्लस रूडा, और इसके साथ एक और संस्था है जिसका नाम था, इन तीनों के साथ, राजस्थान फाउंडेशन। तो इन सभी ने सम्मिलित रूप से इस उत्सव का, कौन सा उत्सव का? राजस्थान उत्सव का आयोजन किया। और इसका आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ कब? पहले तो कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? नई दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है बीकानेर हाउस। बीकानेर हाउस। जो लोग यूपीएससी से थोड़ा कनेक्शन रखते हैं उस तरह की न्यूज़ वगैरह में, या जो तैयारी कर रहे होंगे आईएएस की, वो लोग आसानी से ये चीज़ समझ रहे होंगे कि दिल्ली में बीकानेर हाउस कैसे है। दिल्ली में जो राजधानी वाला एरिया है वहाँ कई शहरों के नाम पर कुछ ऑफिस के नाम हैं। जैसे कि जो यूपीएससी का ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है वहाँ, उसका नाम क्या है? धौलपुर हाउस। ऐसे ही कई और विभाग हैं जैसे कि हैदराबाद हाउस। ऐसे ही एक ये है बीकानेर हाउस। तो इस बीकानेर हाउस में राजस्थान उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। कब से कब किया गया? तो 24 से लेकर 31 मार्च। 24 से 31 मार्च 2022। तो आप ये चीज़ तो देख ही रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ जैसे आज की क्लास में मार्च की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कभी फरवरी की पढ़ रहे हैं, कभी जनवरी की पढ़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि ये हमने जनवरी से शुरू की क्लास, और सुजस वाली क्लास में हम हर दिन की डेली न्यूज़ पढ़ रहे हैं। वो आप देखेंगे अक्टूबर की न्यूज़ है, सितंबर की न्यूज़ है, तो दोनों आपकी मर्ज होते जाएंगे। तो इसका शुरुआत कब, मतलब इसका प्रारंभ कब हुआ, मतलब कब से कब ये मनाया गया? तो 24 से 31 मार्च 2022 को ये उत्सव मनाया गया। इसका कारण क्या है? इस डेट को क्यों मनाया गया? क्योंकि 30 मार्च को आप सब जानते हैं, 30 मार्च को क्या होता है? राजस्थान दिवस जिसे कहते हैं, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण इस दिन माना जाता है ऑफिशियली। तो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस होता है। उसके अवसर पर सरकार ने इसका आयोजन किया। और आयोजन करने का उद्देश्य क्या था? दिल्ली में आयोजन करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि राजस्थान का जो हस्तशिल्प है, मैं एक बार लिख देता हूँ वरना आप भूल जाएंगे। राजस्थान का जो हस्तशिल्प है उसका प्रमोशन करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसके लिए बाजार तैयार करना। तो इस आयोजन में या इस उत्सव में यहाँ के जो हस्तशिल्पी थे उनको वहाँ ले जाया गया। उन्होंने वहाँ अपने जो प्रोडक्ट थे वो उन लोगों को बेचे जो इन उत्सव में आए थे। तो राजस्थान की एक तरह से ब्रांडिंग हुई, यहाँ के जो उत्पाद हैं, यहाँ का हस्तशिल्प है, उनके लिए बाजार तैयार हुआ। और आयोजन किसने किया? इन सभी ने किया। जैसे रूडा, इसके बारे में एक सामान्य सी बात जान लेते हैं।
इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई नवंबर 1995। ठीक है, एक सामान्य सा फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में मुझे दिख गया। तो ये क्लियर हुई बात, पहला क्वेश्चन क्लियर। आज के वीडियो में वैसे भी आपको कई जगह कई उत्सव या कई त्यौहार मिलेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही आज ये था। जिनके पास बुकलेट उनको पता होगा, उसमें सारे उत्सव त्यौहार ज़्यादा हैं, तो वही चीज़ें यहाँ मिलेंगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पहली बार बाइक एम्बुलेंस की सुविधा कहाँ से शुरू की गई? कौन सी एम्बुलेंस? बाइक एम्बुलेंस। ऑप्शन क्या है आपके? जयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है जोधपुर। तो बाइक एम्बुलेंस क्या है? दरअसल ये एक नया कंसेप्ट है जिसमें आप 108 नंबर पर कॉल करेंगे तो बाइक पर एक व्यक्ति आएगा, जो भी नर्सिंग स्टाफ से हो सकता है या मेडिकल स्टाफ से हो सकता है, वो लोग आएंगे और सामान्यतः उनमें जो भी प्राथमिक उपचार की चीज़ें होंगी वो अपने साथ लेके आएंगे। मतलब इसे डोर टू डोर कह सकते हैं या डोर स्टेप कैंपेन भी कह सकते हैं। डोर स्टेप मतलब वो आपके गेट पे आएगा, आपने कॉल किया और वहीं आपका प्राथमिक उपचार करेगा। कहाँ से शुरू किया गया ये? तो ये शुरू किया गया जोधपुर से। सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की बबलियान वाला चौकी हाल ही में चर्चा में रही, इसका प्रमुख कारण क्या है? कौन सी चौकी? बबलियान वाला चौकी। ऑप्शन क्या क्या है? यहाँ जासूसी के विरुद्ध अभियान चलाया गया, यहाँ बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई, यहाँ महिला चौकी की स्थापना की गई, या यहाँ साइबर पुलिस चौकी की स्थापना की गई। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है यहाँ बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई। क्या होती है बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी? जो लोग जानते होंगे उन्होंने देखा होगा कि अटारी बाघा बॉर्डर जैसे आप सुनते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बाघा बॉर्डर बहुत लोग बोलते होंगे, आप में से ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होगा कि बाघा बॉर्डर में, बाघा भारत में नहीं है, बाघा कहाँ है? पाकिस्तान में। तो भारत में कौन सा हिस्सा है उस बॉर्डर का? भारत में जो हिस्सा है उसका नाम है अटारी, इसलिए उसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं अटारी बाघा बॉर्डर। बॉर्डर के इस तरफ जो गांव है वो अटारी है, उस तरफ जो गांव है वो कौन सा है? बाघा। तो अटारी बाघा बॉर्डर पे जैसे आप देखते हैं बीएसएफ के जवान जो मतलब शाम को जो ध्वजारोहण के बाद मतलब ध्वजा जो उतारते हैं और उसके बाद जो सेरेमनी होती है, एक तरह का उत्सव होता है, वही क्या है? रिट्रीट सेरेमनी। कहाँ पर? ये तो हुई बात अटारी बाघा बॉर्डर की। अब ऐसा ही एक आयोजन सरकार ने कहाँ शुरू किया है? ये बबलियान वाला, कहाँ? जैसलमेर में। और ये इस तरह की ये कौन सी है? तो इस तरह की ये 6 मतलब 6ठी सेरेमनी है ऐसी रिट्रीट सेरेमनी। किसके द्वारा की जाएगी ये? तो बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाएगी, बीएसएफ द्वारा, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके द्वारा ये की जाएगी। क्लियर हुई बात? इसके अलावा बीकानेर में भी ऐसी 2 जगह हैं जहां सरकार जो है जो ये पर्यटन है किस तरह का, बॉर्डर टूरिज्म जो है, इसको बॉर्डर टूरिज्म बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के आयोजन को देखने के लिए पर्यटक आते हैं। अब राजस्थान सरकार कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिसमें कि टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सके। अगर देखा जाए तो राजस्थान की जो रेगिस्तान है या उपजाऊ भूमि भी नहीं है, तो इस पर जो आय के स्रोत हैं वो कम है, इसलिए सरकार ऐसी चीज़ों से भी एक तरह से अपनी आय की जो स्रोत हैं वो बढ़ाती है। जैसे कि अगर बॉर्डर पर इस तरह के आयोजन होंगे तो लोग ज़्यादा आएंगे और वहाँ के उद्योग धंधे चलेंगे, अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। तो बीकानेर में भी ऐसी 2 जगह हैं जहाँ बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है। वो 2 जगह कौन कौन सी हैं? एक तो है सांचू और दूसरी खाजूवाला। ये नाम भी आप याद रखें, सांचू और खाजूवाला। तो क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण और रीको। तो जिन लोगों ने कल की क्लास ली होगी उनको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कल भी एक चीज थी, आज है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। और कल जो हमने पढ़ा था वो क्या था? वो था संविधान पार्क। अगर आपने कल की क्लास ली है तो आपको पता होगा संविधान पार्क। अगर नहीं भी लिया क्लास तो आज जब लास्ट में हम रिवीजन करेंगे पुरानी क्लास का, तब आपको वापस ये चीज़ मिलेगी, संविधान पार्क। और ये क्या है? संविधान क्लब या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। पहले इसका आंसर बता देता हूँ। तो किसने किया? इसका निर्माण कौन कर रहा है? इसका निर्माण कर रहा है राजस्थान आवासन मंडल। और ये जो संविधान पार्क था इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया था जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि JDA। इसका निर्माण किसने किया? JDA, जयपुर विकास प्राधिकरण। और इसका जो वास्तुकार था वो कौन है? वास्तुकार इसके अनूप बरतरिया। कल भी मैंने लिखा था ये नाम,
आज वापस हम रिवीजन में भी देखेंगे। ये इसके वास्तुकार थे और ये कहाँ बनाया जा रहा है, जयपुर के राजभवन में, मतलब जहाँ राज्यपाल का निवास होता है वहाँ राजभवन जयपुर में। तो राज्यपाल द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया। और कब उद्घाटन किया गया, 26 जनवरी 2022। अब आप देख रहे हैं जैसे ये जनवरी की न्यूज़ है, 26 जनवरी 2022, ठीक है। और ये जो है राजस्थान आवासन मंडल, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री, कौन है मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत। और उनके साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में वो कौन है, वो आप कमेंट्स में बताएं। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ बनाया जा रहा है ये, तो ये बनाया जा रहा है विधायक नगर जयपुर, विधायक नगर। और कौन सा विधायक नगर, पूर्व वाला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ विधायक नगर पूर्व में ये बनाया जा रहा है। कहाँ पर, जयपुर में। क्या है ये चीज़, क्या है ये, तो ये एक सामान्य सा क्लब है, एक तरह का एक भवन है जहाँ विधायक लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, आपस में बातें करेंगे दुनियादारी के बारे में। उसी को नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। साथ ही इसमें एक म्यूजियम, एग्जीबिशन, इस तरह की चीज़ें भी होंगी, संविधान से संबंधित किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ जो कल हमने पढ़ा था संविधान पार्क, यहाँ 45 ऐसे शिल्प होंगे जो संविधान की विकास यात्रा को बता रहे होंगे, कैसे कैसे ऐतिहासिक विकास हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं जो माइलस्टोन थी संविधान निर्माण में, वो सारी चीज़ें संविधान पार्क में बनाई जाएगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है, हाल ही में गठित एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। सिंपल 4 नाम दिए हुए हैं, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, लालचंद कटारिया। तो लालचंद कटारिया कौन है, पहले आपको पता होगा, ये हैं राजस्थान के क्या, कृषि एवं पशुपालन मंत्री, ये हैं कृषि मंत्री। आंसर क्या है इसका, आंसर है रामेश्वर डूडी। टीकाराम जूली, ये कौन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट मैंने आपको देखने को बोला था कि इस वेबसाइट की जितनी भी योजनाएं हैं वो एक बार जरूर देखें, उनके नाम जरूर देखें। ज़्यादातर जो योजनाएं सामाजिक कार्यक्रम से संबंधित वो यही विभाग चलाता है। और इस विभाग के मंत्री कौन है, टीकाराम जूली। और 4th ऑप्शन क्या है, संजय श्रोतीय। तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, ये आपकी तैयारी से संबंधित है। कौन है ये, तो ये आरपीएससी के चेयरमैन है वर्तमान। अब आप बताइए कि आरपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, पहले कौन थे आरपीएससी के, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उनका नाम बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। मरु महोत्सव 2022, इसका आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर। तो कहाँ किया गया, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, आज उत्सव महोत्सव वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो मरु महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर में भी कहाँ, पोखरण में इसकी शुरुआत हुई। अब इन तीनों चारों से भी संबंधित कुछ महोत्सव हैं। जो लोग सुजस वाली वीडियो देख रहे हैं उनको पता है, अभी अभी अक्टूबर में हमने ये बात डिस्कस की थी, जोधपुर में कौन सा महोत्सव मनाया गया, 8 और 9 अक्टूबर को। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों क्लास एक साथ देखें। ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ आपको याद रहेगी, ये पुरानी। तो पुरानी कौन सा, मरु महोत्सव कब हुआ, ये फरवरी में हुआ, 13 से 16 फरवरी। उससे पहले राजस्थान, अभी राजस्थान उत्सव भी हमने देखा, वो भी इधर हो गया मरु महोत्सव। इससे पहले जनवरी की न्यूज़ देखी अभी हमने, संविधान पार्क। और अब हम अक्टूबर पे आ गए। अक्टूबर 8 और 9 अक्टूबर को जोधपुर में क्या हुआ, यहाँ हुआ मारवाड़ उत्सव। ठीक है, जैसे ही मारवाड़ उत्सव खत्म हुआ तो अगली डेट को, मतलब कौन सी को, 10 और 11 अक्टूबर, इसको भी एक उत्सव था। और ये कौन सा उत्सव था, तो ये था डीग महोत्सव। अब ये डीग कहाँ है, तो ये भरतपुर की एक तहसील है डीग, जहाँ से जाट साम्राज्य की नींव रखी गई भरतपुर में, भरतपुर रियासत की। तो ये कौन सा है, 10 और 11 अक्टूबर को डीग महोत्सव। मतलब 8-9 को जैसे मारवाड़ उत्सव खत्म हुआ उसके बाद आ गया डीग महोत्सव। 2 उत्सव और मैं बता देता हूँ, एक हुआ कहाँ, उदयपुर में, कौन सा, कोटड़ा महोत्सव, या इसी को आदिवासी महोत्सव या आदि महोत्सव बोला गया, कोटला महोत्सव या आदि महोत्सव। और एक और था, वो था आभानेरी उत्सव। ये आभानेरी उत्सव कहाँ हुआ, तो नाम में ही पता चल रहा है, आभानेरी में। कहाँ है, ये दौसा में। ये कोटला कहाँ हुआ, ये उदयपुर में। ये उदयपुर लिख देता हूं मैं।
अब ये दोनों कब हुए, मतलब कोटला महोत्सव या कोटला और आभानेरी, इन दोनों की डेट ऑलमोस्ट सेम है। कौन सी है और वो डेट, ये तो हुआ आभानेरी हुआ 27 और 28 सितंबर, मतलब 2 दिन। और ये जो कोटला था ये हुआ 27 से लेकर 29 सितंबर। अब मन में सवाल आता है दोनों ही इसी डेट को क्यों हुए, 27 और 29, तो 27 को ये शुरू हुआ, 27 को वो शुरू हुआ, दोनों का विभाग भी सेम है, सारे महोत्सव किसके हैं, पर्यटन विभाग के। तो इसका मतलब पर्यटन से संबंधित कोई कारण रहा होगा, क्योंकि 27 सितंबर को क्या होता है, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। इसी दिन ये सारे महोत्सव शुरू हुए। कोटला में आदिवासी महोत्सव, तो यहाँ सरकार चाह रही है जो हमारा ग्रामीण पर्यटन है उसको विकसित किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों तक पर्यटकों को पहुँचाए, तो कोटा। आभानेरी तो बहुत फेमस है ही पर्यटकों के लिए, तो आभानेरी में 2 दिन का उत्सव हुआ, कोटला में 3 दिन का उत्सव हुआ। कारण क्या था, 27 सितंबर को होता है विश्व पर्यटन दिवस। और इस बार विश्व पर्यटन दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, वो थी इसकी, ये थीम वगैरह मैंने सारी चीजें वहां सुजस वाली क्लास में डिस्कस की हैं। थीम थी इसकी रीथिंकिंग टूरिज्म। कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये भी कहा है कि कोई थ्योरेटिकल क्लास भी शुरू करें, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए अभी तो बहुत ही ईजी है कि एक थ्योरेटिकल क्लास ही चल रही है जो 10-15 मिनट की सुजस वाली है, तो वहाँ एकदम आप अपडेट रहेंगे। और ये केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, दोनों से कनेक्ट करते पढ़ें, तो थ्योरेटिकल भी और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी दोनों हम एक साथ पढ़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये सारे उत्सव हो गए, तो आप एक काम कर सकते हैं आज कि आप जैसे कि अगर अपने नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी PDF वगैरह अपलोड करेंगे, कई लोगों ने कमेंट्स में भी किया है, तो या तो आज या फिर कल से शुरू हो जाएगी, या आज आ चुकी होगी। तो PDF तो हम अपलोड करेंगे ही, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद वो होता है जो आप खुद अपने हाथ से लिखोगे। तो अगर आप अपनी एक नोटबुक बना के लिख रहे हैं, तो आज उसमें एक पूरे पेज पर सारे जो महोत्सव हैं इनके नाम लिख लें। जैसे मान लेते हैं एक आप कोई ब्लैंक पेज बना के और उस पर कोई एक टेबल बना ले, जैसे यहाँ उत्सव, उसका नाम लिख लिया, यहाँ उसकी डेट लिख ली कब हुआ, और यहाँ उसका स्थान लिख लिया कब हुआ। केवल एक पेज में आपके पूरे 1 साल के सारे उत्सव तैयार हो जाएंगे। पूरे 1 साल में मतलब कितने उत्सव रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20, मान लेते हैं हम 20 भी रहे हों तो भी 20 उत्सव एक ही टेबल पे आ जाएंगे। और पूछा आपसे क्या जाएगा, कहाँ हुआ, कब हुआ, या कौन सा विभाग, ज़्यादातर का पर्यटन विभाग है, किसी एक आध का अलग है। तो उत्सव जैसे मान लेते हैं, यहाँ हमने अभी सबसे पहले पढ़ा मरु महोत्सव, या पहले पढ़ा राजस्थान उत्सव, या अभी हमने पढ़ा मारवाड़ महोत्सव, या हमने पढ़ा डीग महोत्सव, या फिर हमने पढ़ा कोटड़ा, या फिर हमने पढ़ा अभी कौन सा आभानेरी। बना ली टेबल, ऐसे सारे लिख लिए नाम, सबकी यहाँ डेट लिख ली, सबका यहाँ स्थान लिख लिया। तो जब आप लिखोगे तब भी हाथों हाथ याद होते जाएगा, खुद के नोट्स बने रहेंगे, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा रिवीजन भी आपका 2 सेकंड में हो जाएगा। सारी चीज़ें आपके हाथ की लिखी हुई हैं, एकदम देखते ही आपको याद भी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको इस तरीके को प्रेफर करना चाहिए। बाकी आपको जैसा भी उचित लगे, PDF तो हम डालेंगे ही, PDF को आप इस तरह से रेफर करें कि वहाँ से हमें कंटेंट पढ़ना है, वीडियो भी देखनी है, कंटेंट भी पढ़ना है। इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा होता है, हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से एक्टिवेट होते हैं। अगर हम कोई चीज़ सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो हमारे दिमाग का एक अलग हिस्सा एक्टिवेट होता है, जिससे हमारी अलग तरह की मेमोरी होती है। जब हम कोई चीज़ सामने पढ़ रहे हैं तो दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिवेट होता है, और जब हम उसी चीज़ को लिख रहे हैं तो दिमाग का तीसरा हिस्सा एक्टिवेट होता है। तो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो वो परमानेंट हमारे याद होती चली जाएगी। तो आप भी अपनी एक टेबल बना के, या अपने जो भी शॉर्ट नोट बना रहे हैं वो ज़रूर बनाते रहें, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन में काम आपके वही सबसे ज़्यादा आएंगे। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि थार महोत्सव का आयोजन कौन से विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये तो मैंने क्वेश्चन ही आउट कर दिया, इसका क्या है, पर्यटन विभाग। और ये थार महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है बाड़मेर में। जैसलमेर वाला अभी हमने पढ़ा, ये बाड़मेर में। और ये इस बार 9 साल बाद मनाया जा रहा है, ये इसकी खास बात है, 9 वर्ष बाद। इससे पहले कब मनाया गया था, तो इससे पहले मनाया गया था 2012 में। तो जो अभी आपने टेबल बनाई उसमें एक चीज़ ये भी ऐड कर सकते हैं, कौन सा, मरु, और मरु के बाद थार। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि मरु और थार एक ही बात है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, उत्सव दोनों अलग अलग हैं।
वैसे नाम में आप मरु और थार एक ही समझ सकते हैं, लेकिन दोनों महोत्सव अलग अलग हैं। मरु महोत्सव कहाँ है? जैसलमेर में। थार महोत्सव कहाँ है? बाड़मेर में। अब टेबल में बना लोगे तो हाथों हाथ याद हो जाएंगे कि मरु और थार दोनों अलग अलग महोत्सव हैं। जैसे एक ने कमेंट्स में कल पूछा था कि स्टूडेंट ने कि जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना है और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, क्या वो एक है या अलग है? तो मैंने कल उनको भी बताया था, दोनों अलग अलग योजना है। इसको भी हमने डिटेल में ऐसे ही टेबल बना के सुजस वाली क्लास में पढ़ा था, जिसमें एक तरफ था मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा, एक तरफ था मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा और तीसरी तरफ था मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना। तो इसी तरह से आप भी पढ़ें, कंपेरेटिवली आपको याद होते जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? फरवरी मार्च 2022 में आयोजित नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी हाट प्रदर्शनी, ये भी आप अपने उसी पेज में ऐड कर लें। कहाँ किया गया नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी का? तो इसका आंसर क्या है? जयपुर। और किसने किया इसका, मतलब इसका आयोजक था वो कौन था? तो अगर हुनर हाट कहीं होगा तो इसका मतलब सीधा सीधा उद्योग विभाग या वाणिज्य विभाग, उद्यम प्रोत्साहन विभाग, ये तो उसमें अपने आप इन्वॉल्व होंगे ही। और इसका जो उद्घाटन है वो भी किसने किया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो हैं कौन? शकुंतला रावत, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब जब हम शकुंतला रावत नाम पढ़ते हैं तो हमें हमारी क्लास से ही एक चीज़ पुरानी याद आनी चाहिए जो हमने पढ़ा था। इन्होंने ही कुछ दिन पहले हमने पढ़ा एक और कार्यक्रम की शुरुआत की, कहाँ? वही अलवर के बानसूर से। और कौन सा कार्यक्रम था वो था स्वस्थ बेटी अभियान। ये बात मैंने कल भी आपको एक तरह से लिंक करके बताई थी जब हम पढ़ रहे थे 24 जनवरी 2022, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, उस दिन भी ये प्रोग्राम था। नायाब हुनर हाट तो कौन से विभाग द्वारा हुआ आयोजन इसका? तो उद्यम प्रोत्साहन विभाग। साथ ही इसके साथ और संयुक्त रूप से दूसरा कौन सा था? तो राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास विभाग। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास विभाग। ठीक है। पीडीएफ पढ़नी कई बार इसलिए भी जरूरी होता है, कई बार क्या होता है क्लास के दौरान, कई बार मैं बोल कुछ रहा होता हूँ लिख कुछ और रहा होता हूँ, तो कई बार कुछ जो ह्यूमन एरर है, मानवीय चूक है, वो सबसे हो जाती है। तो अब पीडीएफ में जब आप पढ़ोगे तो अगर यहाँ से और वहाँ दोनों में कुछ अलग मिला तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि कौन सा चीज़ सही है। आप तीसरी जगह से भी फिर चेक करोगे, लेकिन एक ही सोर्स पर डिपेंड रहोगे तो अगर बाई चांस कभी कोई मुँह से कुछ गलत चीज़ निकल गई, या बाई चांस मैंने लिख कुछ गलत दिया, या मेरी फैक्चुअल ही जो ज्ञान में है वही कुछ कमी रह गई, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसके लिए कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कुछ होती नहीं है। ये हर दिन की नॉलेज है, जितना आप पढ़ते हैं उतना ही मैं पढ़ता हूँ। तो हो सकता है कई बार कोई फैक्चुअल एरर भी हो जाए, लेकिन जब आप 2-3 सोर्स से पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, खुद पीडीएफ पढ़ोगे, खुद न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। इसलिए एक से ज़्यादा सोर्स जरूर फॉलो करने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में गठित स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद कौन करेगा इसकी अध्यक्षता? 4 ऑप्शन आपके हैं, मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री या विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। तो इसका आंसर है कौन? मुख्यमंत्री। ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये परिषद है क्या? नाम से पता चल रहा है स्वैच्छिक क्षेत्र विकास, ऐसे क्षेत्र जो अपनी इच्छा से चल रहे हैं, स्वैच्छिक क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र कौन से होते हैं? ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं हम NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर सरकारी संगठन। मतलब वो अपनी इच्छा से चल रहे हैं, कहने का मतलब सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन उनको एक तरह से इनडायरेक्टली नियंत्रित करने के लिए, मतलब उनका क्या हो, उनको मान्यता प्रदान करने के लिए, या उनका डे टू डे जो वर्क हो रहा है उस पर थोड़ी नज़र रखने के लिए सरकार ने एक परिषद बनाई, काउंसिल बनाई, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद, जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। तो इसमें कुल 9 मंत्री हैं, 9 मंत्री हैं इसमें, और इसके कुल सदस्य कितने हैं? तो 16 सदस्य हैं। इसमें 2 NGO के क्षेत्र से भी लोग शामिल हैं, ये इन 16 के अंदर ही है, ये अलग से नहीं है। ये मंत्री भी, ये NGO भी, ये 16 के अंदर ही है। 2 NGO से लिए गए हैं। ये जो मुख्य सचिव हैं हमारी राजस्थान की कौन है? उषा शर्मा। तो कहने का मतलब जो मुख्य सचिव है, पद पर जो भी मुख्य सचिव होगा वो भी इसमें शामिल होगा सदस्य के रूप में। साथ ही मुख्यमंत्री की एक परिषद और है, कौन सी? आर्थिक सलाहकार परिषद। आर्थिक सलाहकार परिषद, तो उसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे, इस परिषद में इसके सदस्य होंगे इसके उपाध्यक्ष।
तो इस तरह से कई सारे लोग मिला के, और बाकी कुछ रहे तो वो कुछ अन्य लोग होंगे जो सरकार अलग अलग क्षेत्रों से लेगी। तो इस तरह से मिला के कुल 16 सदस्यीय ये परिषद होगी, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। बाकी इसमें 9 मंत्री हैं 2 NGO से, और बाकी के ये सदस्य हैं जैसे मुख्य सचिव, आर्थिक सलाहकार परिषद जो है उसके उपाध्यक्ष। काम क्या है इसका? जो शैक्षिक क्षेत्र की चीज़ें हैं, मतलब नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मैनेज करना। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से की जा रही है? 4 ऑप्शन आपके हैं, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। इसका क्या होगा आंसर? पहले ये समझ लेते हैं ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है। तो केंद्र सरकार की एक अवधारणा थी जिसकी उन्होंने जिक्र किया कब? जब बजट 2019 सरकार ने पेश किया। सरकार की अवधारणा थी, उसका नाम था वन नेशन वन कार्ड। जैसे वन नेशन वन पेंशन योजना कुछ है, वन रैंक वन पेंशन, सॉरी, ऐसे ही एक अवधारणा थी कि वन नेशन वन कार्ड। तो इसमें क्या था, सरकार ऐसे चाह रही कोई एक कार्ड जो बनाया है वो पूरे देश में चल जाए और कई चीज़ों में चल जाए। जैसे कि पहले इसका आंसर बताते हैं, इसका आंसर है जयपुर। तो जयपुर में जो जयपुर मेट्रो है उससे इसकी शुरुआत हो रही है, और इस वन नेशन वन कार्ड की जो कंसेप्ट है इसका उद्देश्य भी यही है, जैसे उसी कार्ड से आप यात्रा भी कर सकते हैं, उसी कार्ड से आप मेट्रो स्टेशन पे जो दुकान है, जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे खरीदारी भी कर सकते हैं। तो दोनों काम इससे हो सकते हैं और ये पूरे देश में भी वैलिड हो, ये केंद्र सरकार की एक अवधारणा है। अभी जयपुर मेट्रो इसे अपने यहाँ लागू कर रहा है, और उसमें भी उसका क्या होगा, जयपुर मेट्रो में आप यात्रा कर सकते हैं और जयपुर मेट्रो स्टेशन पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। तो मतलब इस कार्ड से 2 चीज़ें होंगी, एक तो यात्रा और दूसरा क्या, शॉपिंग। शॉपिंग कहाँ होगी भाई? ऐसा नहीं है आप कार्ड लेके किसी भी मॉल में पहुंच जाए, नहीं, आपको शॉपिंग कहाँ करने की सुविधा है? केवल मेट्रो स्टेशन पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑथेंटिक, उनसे। तो ये आज के क्वेश्चन हुए। अब देखते हैं आगे। ये हमारा RS के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एक बैच हमारा शुरू होने वाला है, और वो बैच कब से शुरू हो रहा है? 1 नवंबर 2022। बैच क्या है? ये एक लाइब्रेरी बैच है। ये एक अलग तरह का कंसेप्ट है जो जयपुर और सीकर दोनों सेंटर पर है, और दोनों जगह 70 लोग हम ले रहे हैं। ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट कैसे है? बहुत कम ही जगह शायद ऐसा है या नहीं है शायद। यहाँ केवल लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट रहेंगे, वो वहाँ अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे 15-16 घंटे, जितनी देर भी लाइब्रेरी खुली रहेगी वो सब लोग रहेंगे। साथ ही इनको यहाँ गाइडेंस के तौर पर जितने भी पुराने सिलेक्टेड अधिकारी हैं जो हमारी टीम के सदस्य हैं वो सभी पर्सनली आपसे मिलते रहेंगे, हर दिन की अपडेट भी लेते रहेंगे, और हर दिन आपको एक डेली टास्क दिया जाता है वहाँ। जैसे कि अगर जो RS मेन एग्जाम की तैयारी करेंगे उनको हर दिन एक क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाएगा, जिसका आंसर चेक करके फिर वापस उनको दिया जाएगा। हिंदी और जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट हैं, जिन्होंने पहले पुराना ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा डिटेल में, तो हर दिन का हिंदी और इंग्लिश का कुछ टास्क चलता रहेगा। तो इस तरह से आपकी सेल्फ स्टडी जो है उसी को कुछ जो पुराने एक्सपर्ट हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, वही आपकी तैयारी को और ज़्यादा निखार सकेंगे। तो इस तरह का ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखें वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, उनको एक लिंक मिलेगा और वो गूगल फॉर्म भर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और जितने सदस्य होंगे उनकी एक स्क्रूटनी परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अब रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आने शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे, जो हमारी पुरानी क्लास थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अहमदाबाद, जोधपुर, जयपुर और कोलकाता। तो जो भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का भी सबसे बड़ा है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। भारत का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है मेलबर्न जो है ऑस्ट्रेलिया में। फिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा वो है जयपुर के चौंक में। और फिर चौथा सबसे बड़ा वो है कोलकाता का ईडन गार्डन। अब इसके साथ ही राजस्थान में 4 ऐसे स्टेडियम हो जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं रखेंगे। SMS स्टेडियम जयपुर, बरकतुल्ला स्टेडियम जोधपुर, उदयपुर स्टेडियम और चौंक स्टेडियम जयपुर। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है द इकोनॉमिक बुलेटिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्या है द इकोनॉमिक बुलेटिन? ये राजस्थान विश्वविद्यालय की एक त्रैमासिक, मतलब 3 महीने में एक आने वाली पत्रिका है, जिसका विमोचन किसने किया? प्रद्युम्न सिंह ने किया। ये प्रद्युम्न सिंह 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इस वित्त आयोग में 2 राज्य वित्त आयोग, 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ 6ठे राज्य वित्त आयोग इसके अध्यक्ष हैं, और इसमें 2 सदस्य भी थे। कौन कौन? अशोक लाहोटी और लक्ष्मण रावत। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन थे, जैसे राजस्थान सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका वो सुजस है, और आर्थिक समीक्षा क्या है? ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े।
अगला क्वेश्चन क्या था, यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो वो पोर्टल था ई इंटीमेट, जो 1 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया। ई दाखिल पोर्टल, ये जो उपभोक्ताओं की अपनी शिकायतें वो दाखिल करा सकते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बनवारी लाल शर्मा। ये कब, 28 जनवरी 2022। जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया 13 सितंबर 2019। ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है। एडवांस, ये जीएसटी एडवांस एनालिटिक पोर्टल, ये वाणिज्यिक कर विभाग की बिजनेस इंटेलिजेंस जो यूनिट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। और टैक्सेशन में सुगमता लाना, कराधान में सुगमता लाना इसका उद्देश्य है। ये लॉन्च किया गया कब, 12 जनवरी 2022। अगला क्वेश्चन था, बीकानेर में आयोजित परामर्श 2022 कार्यशाला का उद्देश्य क्या है। यहाँ क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है क्या, कि बीकानेर में परामर्श 2022, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परामर्श 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आंसर है बीकानेर। अब इसका उद्देश्य क्या था, विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी परामर्श देना, सिंपल सा, और बालिकाओं को स्वास्थ्य पोषण से संबंधित एक हमने पढ़ा था बीकानेर में ही, अभियान शक्ति था। तो 15 फरवरी 2022 को शुरू किया गया। कौन सा, परामर्श 2022। अर्जुन राम मेघवाल ने इसका उद्घाटन किया। और इसको जो कौन कौन है जिनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो NICS, एडू माइलस्टोन और शिक्षा निदेशालय द्वारा। राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है, तो युवा मामले, कौन सा इसका आंसर है, शांति एवं अहिंसा निदेशालय। अब जब शांति अहिंसा निदेशालय हमने पढ़ा तो उसमें आया हमें ये किन के संदर्भ में या किनको समर्पित होकर इस पखवाड़े का आयोजन किया गया, तो डॉक्टर SN सुब्बा राव। जब इनका नाम पढ़ा हमने तभी हमें समझ में आया कि इन्हीं को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया 2022 का। अब मैं फिर वापस वो चीज़ें कनेक्ट कर रहा हूँ, ये गांधी सद्भावना पुरस्कार कब दिया गया, अक्टूबर में, 2 अक्टूबर को। और अक्टूबर वाली डेली न्यूज हमारी दूसरा जो एक वीडियो चल रहा है, एक सीरीज चल रही है, उधर हम देख सकते हैं। तो वहाँ से हमको ये समझ में आया कि गांधी सद्भावना पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। और वो 2022 वाले कितने लोगों को दिए गए, 5, जिनमें से एक वो हो गए, दूसरे हो गए नेमीचंद जैन जोधपुर के। इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया, डॉक्टर SN सुब्बा राव और नेमीचंद जैन को। अमरनाथ भाई जी ये वाराणसी के, कुमार प्रशांत दिल्ली के और DR मेहता जोधपुर, ये भी राजस्थान के 2 लोग हैं, नेमीचंद जैन और DR मेहता। इनको मरणोपरांत दिया गया, बाकी सभी को अभी दिया गया जीवन काल में उनके। अब है, हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो वो संस्था है स्कूलनेट संस्था। वेदांता समूह के साथ कौन सा समझौता हुआ, तो वो नंदघर, जो पूछा भी गया है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, आंगनवाड़ी कार्यक्रम के साथ। L&T कंपनी के साथ, तो नागौर के स्थानीय प्रशासन ने जुड़कर अभियान प्रकाश चलाया इस कंपनी के साथ, जिससे कि बच्चों के स्कूल में एडमिशन बढ़ाए जा सके। संविधान पार्क का निर्माण, तो जैसा कि मैंने आज की क्लास में कहा था, तो ये संविधान पार्क वही वाली न्यूज आ गई। अनूप बरतरिया और JDA इसको बना रहे हैं, ये इसके वास्तुकार हैं। राजभवन में शुरुआत की गई, और यहाँ मैंने डेट नहीं लिखी है, वो डेट क्या थी, 26 जनवरी 2022। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ें रह जाती हैं, इसलिए मैंने कहा PDF भी जरूर पढ़ें, वो आजकल में, या हो सकता है डाल दी होगी, नहीं तो कल से डालना शुरू कर देंगे। तो सारी चीज़ें आप 2 से 3 सोर्स फॉलो करें, तो आपको अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन कहता है, गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में सम्मिलित झांकी में राजस्थान की कौन सी कला का प्रदर्शन किया गया, तो इसका आंसर था पिछवाई कला, जो नाथ द्वारा की है, कृष्ण लीलाओं से संबंधित है। इसमें गोवर्धन लीला और मेवाड़ के योद्धाओं को दिखाया गया। थेवा कला प्रतापगढ़ की, सोनी परिवार से, और उस्ता कला बीकानेर की। एक और बात मैंने कल बताई थी, इनके 1-1 मिनट के वीडियो भी दिए हुए हैं हमारे RS अकेडमी वाला जो चैनल है कलाम का, तो 1-1 मिनट के या कुछ सेकंड के वीडियो हैं, उनको भी एक बार देखें। ये सारी कलाएं जो है राजस्थान की लोक कला और हस्तशिल्प कला आपके समझ में आएगी अच्छे से। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की थीम क्या थी, तो थीम थी हौसलों की उड़ान से छू लूं आसमान। तो आज भी एक बार हमने वापस इस समारोह पे आए थे, कौन से, अलवर के बानसूर से, कौन सा, स्वस्थ बेटी अभियान। कल हमने डेट से इसको याद किया था कि 24 जनवरी को क्या हुआ था। आज हमने मंत्री के नाम से इसको याद किया, कौन थी मंत्री, शकुंतला रावत, जिन्होंने इसका भी उद्घाटन किया। और ऐसे ही आज एक और समारोह का उद्घाटन किया, वो क्या था, हुनर हाट। तो ऐसे एक दूसरे को आप जोड़ के याद करते जाएं। और लास्ट क्वेश्चन का था, हाल ही में भारतीय सेना का जो वायुसेना का अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 जो हुआ, कौन से देश के साथ हुआ, तो आंसर है ओमान। ओमान के साथ जो 5वां हुआ था वो ओमान में ही हुआ था। छठा जो हुआ है वो जोधपुर में हुआ है 21 से 25 फरवरी में। थल सेना के साथ ओमान का जो हमारा अभ्यास है उसका नाम है अल नगा, और नौसेना के साथ जो अभ्यास है उसका नाम है नसीम अल बहर, या इसी का दूसरा नाम है एक्सरसाइज सी पीज। तो ये हुई कल की क्लास, पहले हमने पढ़ी आज की क्लास, साथ ही रिवाइज किया, साथ ही एक थोड़ी सी एडवाइस भी मैंने दी आपको कि सारे जो हैं आपके टॉपिक्स उनके एक शॉर्ट नोट आप बनाते जाएं, जिससे कि हाथों हाथ चीज़ें आपके मतलब दिमाग में स्थायी रूप से बैठती जाएं। और बार बार आपको जितना अलग अलग चीज़ों से पढ़ेंगे, मतलब एक बार वीडियो देखेंगे, एक बार PDF पढ़ेंगे, एक बार लिखेंगे, तो सारी चीज़ें स्थायी रूप से आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ अगली कुछ जानकारियों में।
धन्यवाद।